जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दोस्तों, ये पूरा का पूरा पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति पर आधारित है और नई शिक्षा नीति के तहत सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम हो चुका है। तो ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है, यानी उनके एग्ज़ाम में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने हैं, तो उन सब के लिए ये पूरा क्लास आज का रामबाण सिद्ध होगा। आज हम पूर्णतः मॉडल सॉल्व पेपर लाए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके सेकेंड सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री है दोस्तों, उसका नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। चलिए, पहला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस डाइन। इनमें से बेस डाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया एलिजरीन, ऑप्शन बी है मैलेकाइट ग्रीन, ऑप्शन सी दिया गया इंडिगो और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है मेथाइल ऑरेंज। आपको बताना है इनमें से बेस डाई कौन सा है। दोस्तों, जब भी बेसिक डाई की बात हो, बेसिक डाई जो होती है दोस्तों, वो मैलेकाइट ग्रीन होती है। क्या होती है? मैलेकाइट ग्रीन, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डायरेक्ट डाई। इनमें से डायरेक्ट डाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों फिनोल्फथलीन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है एलिजरीन, ऑप्शन सी है कांगो रेड और ऑप्शन डी दिया गया है इंडिगो। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कि डायरेक्ट डाई कौन सी है। ठीक है, तो डायरेक्ट डाई की जब भी बात करें तो ये हो जाती है कांगो रेड। कांगो रेड जो होती है वो आपकी डायरेक्ट डाई होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है विच वन इज द डिस्प्रेसेस डाई। इनमें से डिस्प्रेसेस डाई कौन सी है? ऑप्शन ए दिया गया है कांगो रेड, ऑप्शन बी है एलिजरीन, सी दिया गया है सिलेटेनन और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको डिस्पेरेसेस डाई पूछी गई है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सिलेटलन। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है मैलेकाइट ग्रीन इज ऑब्टेन्ड, यानी मैलेकाइट ग्रीन को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि बेंजल्डिहाइड एंड डाईमेथिल एनिलीन को मिलाने से मैलेकाइट ग्रीन प्राप्त होता है, या ऑप्शन बी है कार्बोनिल क्लोराइड एंड डाईमेथिल एनिलीन को एसिटिलीन को मिलाने से प्राप्त होता है, या ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड एंड डाईमेथिल एनिलीन के साथ मिलाने पर प्राप्त होता है, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो जब भी मैलेकाइट ग्रीन की ऑप्टेन की बात हो तो बेंजल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और डाईमेथाइल एनिलीन, ठीक है, जब भी हम बेंजल्डिहाइड और डाईमेथाइल एनिलीन को मिलाएंगे तो हमें मैलेकाइट ग्रीन प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सिबिट कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर कंटेन करता है किसकी उपस्थिति में? ऑप्शन दिया गया है दोस्तों क्रोमोफोर, ऑप्शन बी है एक्सोक्रोम, सी दिया गया है सेल्फ फॉर्मिंग ग्रुप और डी दिया गया है नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक्सिबिट करता है कलर को किसकी उपस्थिति में। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा क्रोमोफोर्स की उपस्थिति में। क्रोमोफोर्स की उपस्थिति में ऑर्गेनिक कंपाउंड कलर को एक्सिबिट करता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है द ग्रुप दैट इज नेसेसरी फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज ए डाई इज नोन एज, यानी कि वह समूह पूछा गया है द ग्रुप दैट नेसेसरी फॉर कलर कंपाउंड, वह समूह जो एक रंग यौगिक के लिए एक्ट एज ए डाई यानी डाई के रूप में कार्य करता है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्रोमोगेन, ऑप्शन बी दिया गया है क्रोमोफोर्स, ऑप्शन सी है एक्सोक्रोम और ऑप्शन डी दिया गया है हाइप्सोक्रोम।
तो इनमें से आपको बताना है कि वह कौन सा समूह है, वह समूह जो रंग यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करता है उसे किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों उसे जाना जाता है एक्सोक्रोम के रूप में। किसके रूप में? एक्सोक्रोम के रूप से। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज डाई इट मस्ट कंटेन, यानी कि एक कलर्ड कंपाउंड के लिए, एक कलर यौगिक के लिए डाई के रूप में जो कार्य करता है उसमें क्या होना चाहिए? मस्ट कंटेन, क्या कंटेन होना चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया क्रोमोफोस, ऑप्शन बी है एक्सोक्रोम, बी सी दिया गया है बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दीज दिया गया ऑप्शन नंबर डी। तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक यौगिक दिया गया है, एक कलर्ड कंपाउंड, एक रंगीन यौगिक, ठीक है, के लिए टू एक्ट एज डाई, जो डाई के रूप में कार्य करने के लिए होता है, मस्ट कंटेन, उसमें होना चाहिए। तो उसमें दोनों होना चाहिए, क्रोमोफोस और एक्सोक्रोम होना चाहिए। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए। उन भाई बंधुओं से मेरा निवेदन है जो लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में नोटिफिकेशन बेल का आइकन दिया गया है, उसको ऑन कर लें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन जब भी आपको मिले, आप लोग लाइव क्लास जब भी हो आप लाइव क्लास ज्वाइन कर पाएँ। दोस्तों आप लोग के लिए जो है मैं एक सुविधा देने वाला हूं कि आपको टेलीग्राम चैनल पर डेली MCQ क्विज मिलेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, ए ग्रुप दैट केसेस डिपेंडिंग इन द कलर इज नोन एज। दोस्तों दिया गया है कि वह समूह जिसके कारण रंग का जो रंग होता है वो गहरा होता है वो क्या कहलाता है? वह समूह जिसके कारण जो कलर होता है वो गहरा होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दिया गया है हाइपोक्रोमिक, और बी दिया गया है हाइपरक्रोमिक, ऑप्शन सी दिया गया है हाइप्सोक्रोमिक, और डी दिया गया है मेथोक्रोमिक। तो दोस्तों वह समूह जिसके कारण रंग गहरा होता है वो कहलाता है मैथोक्रोमिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? मैथोक्रोमिक, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, इनऑर्गेनिक रबर इज, क्या पूछा गया है? इनऑर्गेनिक रबर पूछा गया है। इनऑर्गेनिक रबर क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है सिलिकॉन लिक्विड, ऑप्शन बी है सिलिकॉन ग्रीस, ऑप्शन सी दिया गया है सिलिकॉन रेसिन, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पॉलीफॉस्फोनिक क्लोराइड। तो इनऑर्गेनिक रबर कौन सा होता है? दोस्तों जब भी इनऑर्गेनिक रबर की बात हो तो पहला आप यहाँ पर ध्यान देंगे, पहला ऑप्शन सिलिकॉन लिक्विड। तो सिलिकॉन लिक्विड जो होता है वो इनऑर्गेनिक रबर नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। रही बात ऑप्शन बी की, तो यहाँ भी सिलिकॉन एग्रेसिव लगा हुआ है, तो ये भी क्वेश्चन जहाँ भी आपको सिलिकॉन दिख जाए ये तीनों ऑप्शन क्या है? तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाते हैं। चौथा दिया गया दोस्तों पॉलीफॉस्फोनिक क्लोराइड। तो पॉलीफॉस्फोनिक क्लोराइड जो है एक प्रकार का इनऑर्गेनिक रबर है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्यान देंगे। पूछा गया है दोस्तों, द विस्कोसिटी विच इज रिलेटेड विथ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पॉलीमर इज। क्वेश्चन पूछा गया है कि संयनता का जो आणविक भार से संबंधित, संयनता जो मॉलिक्यूलर वेट से संबंधित है तो वो पॉलीमर क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कोफिशिएंट विस्कोसिटी, बी दिया गया इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी, ऑप्शन नंबर डी दिया गया रेड्यूसर विस्कोसिटी। दोस्तों आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर पूछा गया है कि विस्कोसिटी विच इज रिलेटेड, यानी संयनता जो संबंधित है मॉलिक्यूलर वेट से ऑफ द पॉलीमर, यानी कि पॉलीमर से, वो संयनता जो आणविक भार से संबंधित है पॉलीमर के रूप में, वो कौन सा विस्कोसिटी है, वो क्या कहलाएगा? ठीक है, ऑप्शन एक बार मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा ये क्वेश्चन, ठीक है, आप ध्यान देंगे हिंदी मीडियम वाले। द विस्कोसिटी विच इज रिलेटेड, यानी कि संयनता जो कि संबंधित है, विच इज मॉलिक्यूलर वेट, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है पॉलीमर का, वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए दिया गया कोफिशिएंट विस्कोसिटी,
ऑप्शन बी है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, ऑप्शन सी दिया गया स्पेसिफिक विस्कोसिटी और डी दिया गया रेड्यूस्ड विस्कोसिटी। तो दोस्तों सांद्रता का वो आणविक भार जो संबंधित है इंट्रिंसिक विस्कोसिटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया दोस्तों, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एडिशनल पॉलीमर, इनमें से कौन सा एडिशनल पॉलीमर नहीं है, यानी कि जोड़ात्मक कहते हैं एडिशनल, ठीक है, एडिशनल पॉलीमर कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है PBA, ऑप्शन बी दिया गया है पानी वायनिल क्लोराइड, ऑप्शन सी है दोस्तों बेकेलाइट और ऑप्शन डी दिया गया है PTFF। तो यहाँ पर PBA की बात करें तो एडिशनल, ये जो है एडिशनल पॉलीमर है। PVC की बात करें तो ये भी है, और ये है टेफ्लॉन, तो टेफ्लॉन भी जो है एडिशनल पॉलीमर हो जाता है। यहाँ पर बेकेलाइट, बेकेलाइट जो होती है वो एडिशनल पॉलीमर नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान पूछा गया दोस्तों, नेचुरल रबर इज पॉलीमर, नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, जो नेचुरल रबर है वो पॉलीमर है किसका, आइसोप्रोपिन, ऑप्शन बी दिया गया आइसोप्रोपेन, ऑप्शन सी दिया गया फॉर्मल्डिहाइड और डी दिया गया फिनोल। दोस्तों नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है, ये क्वेश्चन DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, ये इस बार सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछा गया है। दोस्तों जितने भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होना है, DDU का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग उस प्रश्न पत्र को देख लीजिएगा क्योंकि वहाँ से रिपीटेड प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे, ठीक है। चलिए पूछा गया था यहाँ पर नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर, आप नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है, तो वो किसका पॉलीमर है दोस्तों, आइसोप्रोपिन का। किसका है, आइसोप्रोपिन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक गलत है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों PMMA इज कॉल्ड द प्लेक्सी ग्लास। तो PMMA का फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है दोस्तों। PMMA का मतलब होता है, आप नोट कर लेंगे, पॉलीमेथिल मेथाक्लेरेट। क्या होता है दोस्तों, पॉलीमेथिल, नोट कर लेंगे, मेथाक्लेरेट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ये एक प्रकार का पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक होता है। PMMA जो है एक प्रकार का क्या होता है, पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक होता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे एक्रिलिक ग्लास कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है एक्रिलिक ग्लास, एक्रिलिक ग्लास कहा जाता है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे PMM से संबंधित, और इसे पैक्सी ग्लास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। पैक्सी ग्लास हो गया, दूसरा एक्रिलिक ग्लास हो गया, और इसे ये क्या है, एक प्रकार का पारदर्शी थर्मोप्लास्टिक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पूछा गया है PTEF इज कॉल्ड, PTEF इज कॉल्ड एज टेफ्लॉन। तो ये क्या है, एक प्रकार का टेफ्लॉन है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी दिया गया है SBR इज कॉल्ड द नेचुरल रबर, SBR इज कॉल्ड द नेचुरल रबर। तो SBR का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्टायरीन, क्या होता है दोस्तों, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। क्या होता है, ब्यूटाडाइन रबर होता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक प्रकार का कोपॉलीमर होता है। जो SBR है एक प्रकार का क्या होता है, कोपॉलीमर होता है, ठीक है। इतनी बात आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो अब आपको SBR क्या है, SBR एक प्रकार का स्टारीन ब्यूटाडाइन रबर होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कोपॉलीमर। ये क्या है, एक नेचुरल रबर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यही गलत है, ठीक है। एक प्रकार का नेचुरल रबर नहीं है। चलिए एक प्रकार का कोपॉलीमर है। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर, इनमें से कौन सा एक कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शन ए दिया गया PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड, और बी ऑप्शन दिया गया है पॉलीएस्ट्रीन, सी दिया गया है पॉलीएस्टर, और डी दिया गया है टेफ्लॉन।
दोस्तों आपको बताना है कंडेंसेशन पॉलीमर। तो जब भी कंडेंसेशन पॉलीमर की बात हो तो पीबीसी जो है एक प्रकार का कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है, ये रेड्यूसर्स पॉलीमर है, जिससे हम क्या करते हैं कि जब भी वाइनिल क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, पीवीसी प्राप्त होता है। और पॉलीस्टीरीन भी इसी प्रकार से तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पॉलीएस्टर जो है एक प्रकार का क्या है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। ऑप्शन नंबर सी, जब भी आपसे कंडेंसेशन पॉलीमर पूछा जाए, जहां आपको पॉलीएस्टर दिख जाए आप क्लिक कर दीजिएगा, वही आपका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है पॉलीमर विथ लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन आर कॉल्ड, यानी वो कौन सा पॉलीमर है, पॉलीमर जो लो डिग्री पॉलीमराइजेशन के साथ रहता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पूछा गया है कि पॉलीमराइजेशन, ठीक है, पॉलीमर वह पॉलीमर विथ लो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए दिया गया ब्लॉक पॉलीमर, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ग्राफ्ट पॉलीमर, ऑप्शन सी दिया गया है ओलिगोमर, ऑप्शन सी दिया गया है रेगुलर कोपॉलीमर। चलिए आंसर करेंगे आप लोग इस प्रश्न का। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ओलिगोमर जो हो जाएगा वो क्या है, लो डिग्री पॉलीमराइजेशन जो होता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ओलिगोमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है नाइलॉन 66 ऑब्टेन्ड फ्रॉम, नाइलॉन 66 जो है वो किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया गया है कि एडिपिक एसिड एंड द हेक्सामेथाइलिन डाइमीन के साथ, या फिर प्राप्त होता है टेट्राफ्लोरो एथिलीन, सी दिया गया वाइनिल क्लोराइड साइनाइड, और डी दिया गया है वाइनिल बेंजीन। तो वाइनिल साइनाइड तो होगा नहीं और ना ही वाइनिल बेंजीन होगा, क्योंकि इससे नाइलॉन 66 ऑब्टेन्ड नहीं होता है। ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन से भी नाइलॉन 66 ऑब्टेन्ड नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एडिपिक एसिड एंड द हेक्सामेथाइलिन डाइमीन के साथ हम जब भी रिएक्शन कराते हैं एडिपिक एसिड और हेक्सामेथाइलिन डाइमीन का, तब हमें प्राप्त होता है नाइलॉन 66। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, व्हिच आर इस होमोपॉलीमर, इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है नाइलॉन 6, ऑप्शन बी है नाइलॉन 66 और सी नंबर दिया गया है सारण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होमोपॉलीमर है। तो नाइलॉन 6 जो है ये क्या है, एक प्रकार का होमोपॉलीमर है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विच कैटालिस्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन, यानी कौन सा कैटालिस्ट जो है वो कॉमनली यूज किया जाता है कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन में, उसका क्या नाम है। पहला दिया गया है निकिल, ऑप्शन बी दिया गया है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, ऑप्शन सी दिया गया है जियोलिटी, ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉमनली यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन में। तो कॉमनली वो कैटालिस्ट कौन सा है, वो जिगलर नाटा कैटालिस्ट है जो कॉमनली यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओलेफिन अंडरगोज कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन, इनमें कौन सा ओलेफिन है जो अंडरगोज करता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन को। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है वाइनिल क्लोराइड, ऑप्शन बी दिया गया वाइनिल ईथर, ऑप्शन सी दिया गया है एलिक्रेटस, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों एथाइलिन। तो आपको बताना है इनमें से सही आंसर। तो यहाँ पर पूछा गया इनमें कौन सा ओलेफिन है जो अंडरगोज करता है किसको, कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन को। ऑप्शन नंबर ए दिया गया वाइनिल क्लोराइड, तो वाइनिल क्लोराइड करता नहीं, ऑप्शन नंबर एकदम रॉन्ग हो जाएगा। बी है वाइनिल ईथर, तो वाइनिल ईथर भी ये क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। रही बात ऑप्शन सी की एक्रिलेटस जो है ये भी अंडरगोज नहीं करता है कोऑर्डिनेट पॉलीमराइजेशन में। तो पॉलीमराइजेशन में एस जो इथाइलिन है वो फाइनली ओलिफिन जो है ये ऐसा ओलिफिन है जो अंडरगोज करता है कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, ग्लास इज सुपर कॉलिड लिक्विड, ऑप्शन नंबर डी दिया गया क्रिस्टलाइन सॉलिड,
सी दिया गया हमारे पास सॉलिड और डी दिया गया लिक्विड क्रिस्टल। ग्लास क्या है? ग्लास एक प्रकार का सुपर कॉलिड लिक्विड है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा गया है विच इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इनमें से सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सॉलिड आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। सॉलिड जो होता है वो ऑलवेज क्रिस्टलाइन होता है, कहाँ पर? नेचर में। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सॉलिड हैव ए हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होती है लेकिन लो कंप्रेसिबिलिटी होती है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। ऑप्शन डी दिया गया है सॉलिड हैव डिफाइंड वॉल्यूम। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, तो सॉलिड ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं। ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा। सॉलिड हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड के पास अधिक डेंसिटी होती है और लो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी है द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज वेरी स्लो। जो सॉलिड का डिफ्यूजन है वो क्या होता है? बहुत लो होता है। ऑप्शन डी दिया गया है सॉलिड हैव डिफाइंड वॉल्यूम। तो सॉलिड के पास डिफाइंड वॉल्यूम भी होता है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे और ये प्रॉपर्टी के खिलाफ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग होगा। ठीक है, तो कभी कभी आपसे पूछ लिया था विच इज ए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, जहाँ पर आपसे दे देगा सॉलिड इज ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। ऑप्शन बी दे देगा सॉलिड हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉलिड हैज हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन नंबर 20 का तब सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ध्यान देंगे। पूछा गया द मिलर इंडिसेस फॉर 2A 3B C क्रिस्टल प्लेन आर। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3 to 6। ऑप्शन बी दिया गया है 6 to 3। ऑप्शन सी है 3 to 1 और डी दिया गया है नन ऑफ दिस। मिलर इंडिसेस फॉर 2A 3B और C क्रिस्टल प्लेन में दिया गया है। ठीक है, क्रिस्टल प्लेन जब बनेगा आपका, ठीक है, मिलर इंडिसेस, ठीक है, तो उसमें दिया रहेगा यहाँ पर 2A 3B और यहाँ पर C। अब इसमें बताना है कि मिलर इंडिसेस पर इसके लिए जो क्रिस्टल प्लेन की संख्या होगी, तो क्रिस्टल प्लेन की संख्या कितनी होगी? तो क्रिस्टल प्लेन की संख्या हो जाएगी 3 to 6। इतना आप लोग तैयार करेंगे, इतना आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, मिलर इंडिसेस से क्वेश्चन बनेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया आयनिक क्रिस्टल है। आयनिक क्रिस्टल के पास क्या होता है? ऑप्शन ए दिया गया है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। क्या आयनिक क्रिस्टल के पास लो मेल्टिंग पॉइंट होती है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है? ऑप्शन बी दिया गया है कि आयनिक क्रिस्टल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि आयनिक क्रिस्टल के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट तो होती है लेकिन लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ एबव। तो पहला ऑप्शन हम चेक करेंगे आयनिक क्रिस्टल हैव। तो आयनिक क्रिस्टल के पास दोस्तों हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी भी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी आयनिक क्रिस्टल हैव हाई बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिक हैज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर एस। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है किसका? फेस क्यूबिक, इसे कहते हैं FCC लैटिक हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर एस। तो FCC लैटिक के पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जब भी आपसे पूछा जाए FCC लैटिक के पास कोऑर्डिनेशन नंबर की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर जहां पर 6 मिल जाएगा वही आप क्लिक करिएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर इसका सही होगा 6। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इन द क्यूबिक क्रिस्टल एक्सेस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट आर। क्यूबिक क्रिस्टल में जो एक्सिस सिमेट्री होती है उनमें एलिमेंट की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 9। ऑप्शन बी दिया गया है 13। ऑप्शन सी दिया गया है 12 और ऑप्शन डी दिया गया है 11। तो
क्यूबिक क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट की संख्या जो होती है वो होती है 12। कितनी होती है दोस्तों? 12 होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ब्रैग्स लॉ इज गिवन बाय द इक्वेशन। ब्रैग्स का जो लॉ है वो कौन सा इक्वेशन हमें गिवन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एन लैम्डा इक्वल टू 20 साइन थीटा। ऑप्शन बी दिया गया है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। और ऑप्शन सी दिया गया है 2n लैम्डा इक्वल टू d साइन थीटा। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू d बाई 2 साइन थीटा। तो ब्रैग्स का जो लॉ है दोस्तों वो कौन सा इक्वेशन गिवन करता है? वो गिवन करता है एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ये डी यूनिवर्सिटी में पूछा गया था दोस्तों और आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न न्यूमेरिकल से संबंधित है। इसको जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे वहाँ पर इसको सॉल्व करा देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न पर पूछा गया है दोस्तों, इन द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन एक्सरे इज रिप्रेजेंटेड फॉर, यानी कि ब्रैग्स इक्वेशन के लिए जो डिफ्रैक्शन एक्सरे है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ब्रैग्स इक्वेशन में जो ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन, जो ब्रैग्स का इक्वेशन है डिफ्रैक्शन एक्सरे के लिए वो रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है क्वांटम नंबर, बी दिया गया है एन इंटीजर, ऑप्शन सी दिया गया है अवोगाद्रो नंबर और डी दिया गया है मोल्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका रॉन्ग होगा। क्वांटम नंबर ये प्रदर्शित नहीं करता है, अवोगाद्रो नंबर प्रदर्शित नहीं करता है और मोल भी प्रदर्शित नहीं करता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एन इंटीजर के रूप में कार्य करता है। यानी इन ब्रैग्स इक्वेशन फॉर डिफ्रैक्शन एक्सरे इज रिप्रेजेंट फॉर एन इंटीजर। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आप लोग से निवेदन है, आप लोग वीडियो को जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए और जितने भी चाय बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी छात्र छात्राएं, वो सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, न्यूक्लियोसाइड इज कंपोस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसाइड किसका कंपोस्ट है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है प्यूरिन प्लस पेंटोस। ऑप्शन बी दिया गया है पिरिमिडीन प्लस हेक्सोस। ऑप्शन सी दिया गया है प्यूरिन प्लस पेंटोस प्लस फास्फोरिक एसिड। यानी कि जब प्यूरिन, पेंटोस और फास्फोरिक एसिड तीनों मिलाते हैं तब न्यूक्लियोटाइड जो है कंपोजिशन करके मिलता है। या ऑप्शन डी दिया गया है प्यूरिन प्लस हेक्सोन प्लस फास्फोरिक एसिड। तो दोस्तों न्यूक्लियोसाइड का जो कंपोस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूरिन प्लस पेंटोस। ये क्या है? न्यूक्लियोसाइड इज कंपोस्ट ऑफ प्यूरिन प्लस पेंटोस। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है ए शुगर प्लस ए फास्फेट। ऑप्शन बी दिया गया है ए बेस प्लस ए शुगर। ऑप्शन सी है ए बेस प्लस ए फास्फेट। ऑप्शन डी दिया गया है ए बेस प्लस ए शुगर प्लस फास्फेट। तो पहला ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो ए शुगर और फास्फेट का कंपोजिशन नहीं होता है। ऑप्शन ए पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा है ए बेस प्लस ए शुगर। एक बेस और एक शुगर जो होते हैं वो मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं, यानी कि कंपोजिशन क्या हो जाएगा? ए बेस प्लस ए शुगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ आरएनए। इनमें से कौन सा आरएनए का कंपोनेंट नहीं है? पहला दिया गया थाइमिन, बी दिया गया है एडिनाइन, ऑप्शन सी है गुआनिन, ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों साइटोसिन। इनमें से बताना है कि आरएनए का कंपोनेंट नहीं है। तो थाइमिन जो है वो आरएनए का कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड बताना है कि न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है न्यूक्लियोटाइड, बी दिया गया है दोस्तों और न्यूक्लियोसाइड, ऑप्शन सी दिया गया है एमिनो एसिड और डी दिया गया है हिस्टोनिन। तो आपको बताना है कि इनमें से बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड जो हो जाएगा दोस्तों वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि न्यूक्लियोसाइड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है आपसे, Which of the following bond are broken during the RNA replication? इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रोक होता है यानी टूट जाता है आरएनए के रिप्लिकेशन के दौरान? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द बेस, ऑप्शन बी दिया गया है
फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी है कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द बेस, ऑप्शन सी है आयनिक बॉन्ड बिटवीन द बेस एंड फास्फेट ग्रुप। तो इनमें से जब आरएनए का रिप्लिकेशन होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन बेस जो होता है वो क्या हो जाता है, ब्रोकन कर जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सम्मुख दिया गया है, हाउ मनी बेस पेयर देयर इन द वन फुल टर्न ऑफ डीएनए और डबल हेलेक्स स्ट्रक्चर में डीएनए के डबल हेलेक्स स्ट्रक्चर में कितने बेस पेयर होते हैं जो फुल टर्न करते हैं? तो कुल मिलाकर के ऑप्शन ए दिया गया है 4, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन डी दिया गया है 10 और ऑप्शन डी दिया गया है दोस्तों 64। तो जब भी पूछा जाए यहाँ पर डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में कितने बेस पेयर होंगे, तो बेस पेयर की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 10 होगी। कितनी होगी, 10। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस कंटेन 2 कीटो ग्रुप, इनमें से कौन सा बेस है जो 2 कीटो ग्रुप कंटेन करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है एडिनाइन, ऑप्शन बी दिया गया है गुआनिन, ऑप्शन सी दिया गया है थाइमिन और डी दिया गया है साइटोसिन। ठीक है, तो इनमें से थाइमिन जो है वो 2 कीटो ग्रुप कंटेन करता है, 2 कीटो ग्रुप को कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आपसे, विच शुगर इज प्रेजेंट इन आरएनए, इनमें से कौन सा शुगर आरएनए में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए दिया गया है बीटा डी राइबोस, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों बीटा डी ग्लाइक्टोस, ऑप्शन सी दिया गया है बीटा डी फ्रक्टोस और ऑप्शन डी दिया गया है D2 डाइऑक्सी राइबोस। अब आपको बताना है कि इनमें से विच शुगर इज प्रेजेंट, इनमें से कौन सा शुगर है जो आरएनए में प्रेजेंट होता है? तो आरएनए में जो प्रेजेंट होता है दोस्तों वो होता है बीटा डी राइबोस। बीटा डी राइबोस जो होता है वो प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है, तो बीटा डी राइबोस जो होती है वो प्रेजेंट होती है कहाँ पर, आरएनए में। चलिए अगला प्रश्न हम ध्यान देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया, प्रोटीन हैव द कैरेक्टरिस्टिक, प्रोटीन के पास कौन सा गुण होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया बॉइलिंग पॉइंट, ऑप्शन बी है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, सी है मेल्टिंग पॉइंट और डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो प्रोटीन के पास केवल और केवल जो होती है वो होती है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होती है, जिसे समविभव बिंदु के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, समविभव बिंदु। हमने आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और ज्यूटर आयन के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, तो जिन्होंने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है थ्योरी की क्लास ज़रूर एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द हीटिंग इज़ नोन एज, कॉन्फ़िगरेशन यानी कॉन्फ़िगरेशन बताना है प्रोटीन का, जब प्रोटीन को हम गर्म करते हैं तो वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है डीनेचुरेशन, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है दोस्तों बी इसे क्या कहते हैं, प्रिसिपिटेशन, ऑप्शन सी दिया गया है दोस्तों सी है सीडिमेंटेशन कहते हैं इसे, और डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो डीनेचुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विकृतीकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? विकृतीकरण कहते हैं डीनेचुरेशन को। तो जब भी प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन हीटिंग यानी हीटिंग जब किया जाता है प्रोटीन का, तो क्या कहते हैं उसे कहते हैं डीनेचुरेशन। और जो आपका बी ऑप्शन है प्रिसिपिटेशन, इसका मतलब हिंदी में क्या होता है? इसका हिंदी मतलब होता है अवक्षेपण होता है। क्या होता है दोस्तों? अवक्षेपण होता है। और बात करें अगर सेडिमेंटेशन की, तो इसे कहते हैं अवसादन। क्या कहते हैं? अवसादन के नाम से जानते हैं। तो आप इनको नोट कर लेंगे, ठीक है, इनको आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शो, प्रोटीन का जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या हमें प्रदर्शित करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ओरिएंटेशन ऑफ एमिनो एसिड, यानी एमिनो एसिड का ओरिएंटेशन शो करता है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड चेन, अरेंजमेंट दिखाता है किसका? पेप्टाइड चेन का। ऑप्शन सी है एमिनो एसिड ऑफ सीक्वेंस, या ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी दिया गया अल्फा और बीटा हेलिक्स स्पेस स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शो एमिनो एसिड सीक्वेंस
ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक मिनट, हाँ, पूछा गया है सिंजर रेजेंट क्या है। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों निनहाइड्रिन। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिन। ऑप्शन डी दिया नन ऑफ दिस। तो सिंजर रेजेंट क्या है, 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन जो है वो क्या है, सिंजर रेजेंट है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड। स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड इन प्रोटीन टू गिव द हेलिक्स स्ट्रक्चर इज नोन एज। स्पेशल अरेंजमेंट पूछा गया है किसका, पेप्टाइड का, किसमें, प्रोटीन में। और जब ये क्या करता है, हेलिटाइड स्ट्रक्चर जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो अब ध्यान देंगे, स्पेशल अरेंजमेंट पूछा गया है पेप्टाइड का, किसमें, प्रोटीन में। जो स्पेशल अरेंजमेंट होता है पेप्टाइड का कहाँ पर, प्रोटीन में। जो प्रोटीन हमें प्राप्त क्या देती है, हेलिटाइड स्ट्रक्चर देती है, उसे किसके नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी दिया गया प्राइमरी स्ट्रक्चर, और सी दिया गया है टर्सरी स्ट्रक्चर, और डी दिया गया है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पेप्टाइड इन प्रोटीन गिव द हेलिड स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट शो बाई प्रोटीन। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो प्रोटीन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो जब भी प्रोटीन की बात आए, तो प्रोटीन टेस्ट की बात आए, तो मोलिकर बेकर जो है एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जो प्रोटीन के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्जुगेट प्रोटीन। इनमें से कौन सा कॉन्जुगेट प्रोटीन है। तो कॉन्जुगेट प्रोटीन की जब भी चर्चा हो तो आप ध्यान रखेंगे लिपोप्रोटीन। क्या ध्यान रखेंगे, लिपोप्रोटीन जो है वो एक प्रकार का कॉन्जुगेट प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन में से कौन सा है। तो इंसुलिन जो होती है दोस्तों, इंसुलिन क्या होती है, एक प्रकार की ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी। यानी हमारे शरीर में इनमें से कौन सी प्रोटीन है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिसंचरण करती है, यानी ट्रांसपोर्ट करती है। ऑप्शन ए नंबर दिया गया है कैरेटिन, ऑप्शन बी दिया गया है हीमोग्लोबिन, सी है इंसुलिन, और डी दिया है न्यूक्लियोप्रोटीन। तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होती है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का संचरण करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। इनमें से कौन सी एमिनो एसिड है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होती है। तो ग्लाइसिन जो होती है दोस्तों वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज बेसिक एमिनो एसिड। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड है जो बेसिक एमिनो एसिड है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा हिस्टिडाइन। हिस्टिडाइन जो होता है दोस्तों वो क्या है, एक प्रकार का बेसिक एमिनो एसिड होता है। चलिए अगला प्रश्न आप सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द पीएच एट विच प्रोटीन और एमिनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पूछा गया है कि आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज पीएच एट विच प्रोटीन, यानी एट विच प्रोटीन इन एमिनो एसिड हैज़, यानी कि इसके पास क्या होता है आपको बताना है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होती है, इसे समविभव बिंदु के नाम से जानते हैं। कहाँ पर, पीएच पर। जो प्रोटीन होती है एक एमिनो एसिड पर तो उसके पास क्या प्राप्त होता है, तो उसके पास डुपलर आयन होता है। क्या होता है, डाईपोलर आयन होता है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल नहीं है विकृतीकरण, प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है हीट, बी है चार्ज, ऑप्शन सी दिया गया है पीएच चेंज और डी दिया गया है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो इनमें से पीएच चेंज जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसके लिए, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के विकृतीकरण के लिए पीएच चेंज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ ए बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड इज कॉल्ड। व्हाट इज़ ए बॉन्ड बिटवीन एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है उसे क्या कहा जाता है। पहला आयनिक बॉन्ड, दूसरा दिया गया है एसिडिक बॉन्ड, सी है पेप्टाइड बॉन्ड और डी दिया गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है दोस्तों, एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्राथमिक प्रोटीन। फर्स्ट डिग्री प्रोटीन के लिए इनमें से कौन सा फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन के फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए दिया गया है द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइन द पेप्टाइड बॉन्ड। ऑप्शन बी है सब यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सी दिया गया है द हेलिटाइड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और डी दिया गया नन ऑफ दिस। तो इनमें से सत्य पूछा गया था कि कौन सा प्राथमिक स्ट्रक्चर, प्रोटीन के प्राथमिक स्ट्रक्चर के सापेक्ष में कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ज्वाइन द पेप्टाइड बॉन्ड इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। प्रोटीन रिस्पॉन्ड नहीं होती है। पहला है लुकास टेस्ट, बी है ब्यूसेट टेस्ट, सी दिया गया है निनहाइड्रिन टेस्ट और डी दिया गया है हेलर्स टेस्ट। तो आपको बताना है प्रोटीन डू नॉट रिस्पॉन्ड फॉर लुकास टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है इनवर्ट शुगर क्या होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है सुक्रोज, बी है मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ऑप्शन सी दिया गया है मोनास, ऑप्शन डी दिया गया नन ऑफ दीज। तो इनवर्ट शुगर क्या होते हैं। तो इनवर्ट शुगर जो होता है वो होता है मिक्सचर किसका, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिक्सचर होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रक्टोज लेबोरेटरी एट द रिटर्न एज डी फ्रक्टोज दिस डी इंडिकेट, यानी कि फ्रक्टोज को जब हम प्रयोगशाला विधि में इसको का निर्माण करते हैं तो इसे हम लिखते हैं डी फ्रक्टोज डी ग्लूकोज। तो ये जो डी है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या स्पेसिफिक रोटेशन प्रदर्शित करता है या रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन प्रदर्शित करता है या म्यूटा रोटेशन को या नन ऑफ दीज। तो ये दोस्तों जो डी है ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को क्या करता है, इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आप देखेंगे डी प्लस ग्लूकोज लिखा होता है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, तो ये डी जो है वो इंडिकेट करता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। अगला प्रश्न आप ध्यान देंगे, पूछा गया है इन द माल्टोस द लीकेज इज। माल्टोस में लीकेज क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बीटा 1,4 लीकेज, ऑप्शन बी दिया गया 1,4 लीकेज, ऑप्शन सी है बीटा 1,2 लीकेज और डी दिया गया है अल्फा 1,2 लीकेज। तो इसमें माल्टोस की बात हो रही है, तो माल्टोस क्या लीकेज करता है, अल्फा 1,4 लीकेज करता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है। तो क्या ये ईपीमर हैं या एंटीनोमर हैं या एनोमर हैं। दोस्तों तो अल्फा डी ग्लूकोज की जब बात हो और बीटा डी ग्लूकोज की बात हो तो ये दोनों कॉम्बिनेशन क्या है, एनोमर के कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फ्रॉम ओसाजोन। इनमें से कौन सा है जो ओसाजोन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन ए है ग्लैक्टोज, सी है लैक्टोज और ऑप्शन नंबर सी दिया गया माल्टोस और डी दिया गया सुक्रोज। तो जो सुक्रोज है दोस्तों वो ओसाजोन के द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। जब भी ओसाजोन की बात हो तो ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं देता है सुक्रोज को इनर्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं और ये एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है।
अगला प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर। तो ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, एक प्रकार का रिड्यूसिंग शुगर होता है, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी आर रिड्यूसिंग शुगर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान देंगे, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ईपीमर। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है ईपीमर का। ऑप्शन नंबर ए दिया गया ग्लूकोज और राइबोस, ऑप्शन बी दिया गया ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज मोनास एंड ग्लूकोज, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ग्लूकोज एंड राइबोस। तो जब भी ईपीमर का एग्जाम्पल पूछा जाए, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जो होता है वो एग्जाम्पल है किसका एग्जाम्पल है, ईपीमर का एग्जाम्पल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है ऑन द हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं किसका, H2O के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं किसका, स्टार्च का, तो इसे हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जब इसका कराएंगे तो इसे प्राप्त क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए दिया गया ग्लूकोज, ऑप्शन बी दिया गया है सुक्रोज, और ऑप्शन सी है फ्रक्टोज, डी दिया गया है मोनास। दोस्तों ये प्रश्न DDU यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, ठीक है। तो जब भी हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज प्राप्त होता है, ठीक है। क्या ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दिया गया C4H2O, ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी दिया गया C6H2ON, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया है CXH2OY भी होता है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया CH2O, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देंगे जो जनरल फार्मूला होता है कार्बोहाइड्रेट का वो होता है CXH2OY, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास का समापन यहीं पर होगा। आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सॉल्व किए हैं जो कुल मिलाकर के मॉडल सॉल्व पेपर के रूप में था। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया है। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर MCQ प्रश्न, ठीक है। आपका जो पहला प्रश्न है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, उससे रिलेटेड प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए थे। दूसरा चैप्टर था आपका केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो चुके हैं। अब आपका जो तीसरा चैप्टर है उससे रिलेटेड यानी प्रोटीन, एमिनो एसिड और ड्रग्स के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो कल से चैप्टर वाइज क्लास होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक न्यू मॉडल पेपर जल्द ही प्रोवाइड कराने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, ताकि आप लोग की काफ़ी हेल्प हो सके। कानपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आने वाला है, क्योंकि अब आपको टेलीग्राम चैनल पर क्विज मिलेंगे जहां पर आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे ऑल सब्जेक्ट के MCQ टाइप प्रश्न के। साथ ही साथ रिटर्न की क्लास भी कल से आप लोग को मिलेगी दोस्तों, जिनका रिटर्न एग्ज़ाम होना है। मैंने आप लोग को बताया था हेल्थ इशू के कारण आपकी क्लास संचालित नहीं हो पा रही थी, तो आज से स्टार्ट हो गई है क्लास। थोड़ा सा हेल्थ में सुधार हुआ है और मैं कोशिश करूँगा कि अब आपकी रेगुलर क्लास हो, ठीक है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जो भी छात्र छात्राएँ हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करके क्लास लाता हूं, तो आप लोग का फ़र्ज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्लास को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या डायरेक्ट आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF प्राप्त हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। आपका कोई कमेंट है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।